सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाएंगे वो होगी राम मंदिर पर नए फैसले को समझिए। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे बांकीपुर पर महागठबंधन में बवाल क्यों मचा है, ये समझाएंगे। तीसरी खबर आपको बताएंगे समझिए सांप काटे तो क्या करें। चौथी खबर आपको बताएंगे E20 पेट्रोल से लोगों को क्या दिक्कत है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। अब कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। राम मंदिर से सोने की रामायण, सोने चांदी के भगवान के प्रतीकों के गायब होने की विपक्ष की अफवाह पर भी मंदिर ट्रस्ट ने गलत बताते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। ढाल बना करके इसके पीछे जो संपूर्ण राष्ट्र में हो हल्ला मचाया गया है वो उसके इरादे साफ नहीं है। राम भक्ति के नाम को लेकर के वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने स्वयं उच्चतम न्यायालय में लिख करके दिया कि राम हुए ही नहीं थे, राम सेतु बना ही नहीं है, इस प्रकार का सब कुछ राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है। कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है। और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो राम मंदिर में दान चोरी मामले पर घमासान मचा हुआ है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ और आज जो बैठक हुई उसमें क्या सामने आया है। देखिए आज की राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ, पहले आप ये जान लीजिए। कृष्ण मोहन नए अंतरिम महासचिव बनाए गए हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी इस बैठक में मंजूर कर लिया गया है और इस बैठक में सदस्यों ने कहा देश में गलत संदेश गया। ट्रस्ट की छवि के नुकसान पर चिंता भी जताई गई। राम भक्तों को ठेस पहुंची है, गोविंद देव गिरी की तरफ से ये बातें भी कही गई। ट्रस्ट के सदस्यों ने विश्वासघात की बात भी मानी है। बैठक में SIT जांच पर भरोसा भी जताया गया है। सदस्यों ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात एक बार फिर से दोहराई। मंदिर प्रबंधन के लिए CEO के पद को ट्रस्ट ने नकार दिया। 22 जुलाई को इस पूरे मामले पर दोबारा बैठक होगी, यानी कि इसकी अगली बैठक 22 जुलाई को होने वाली है। नए अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन का बयान अब आप समझिए, क्योंकि उनका ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट के संचालन में कुछ कमियां रही हैं, यानी खामियों की बात को माना है और यह भी कहा कि जो त्रुटियां रह गई उन्हें दूर करेंगे। ट्रस्ट को लेकर भरोसा फिर से स्थापित करेंगे, यानी लोगों का भरोसा फिर से बन पाए और धूमिल हुई छवि को फिर से ठीक किया जाएगा, यानी कि जो छवि अभी खराब हुई है, धूमिल हुई है, उसे फिर से ठीक करने की कोशिश, नए सिरे से भरोसा जीतने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अब बांकीपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में खुद ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने पर खाली हुई पटना की इस बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट को लेकर सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि पीके की एंट्री से महागठबंधन में दरार नजर आने लगा है। क्योंकि आरजेडी ने इस सीट पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। रेखा गुप्ता आरजेडी की उम्मीदवार होंगी, इसका ऐलान हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस ने भी यहां कैंडिडेट उतारने के और आज से ही नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सवाल यही कि बांकीपुर में किसके बीच मुकाबला होने जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए।
पटना सेंट्रल का बेहद प्रतिष्ठित और वीवीआईपी सीट बांकीपुर। बीजेपी की परंपरागत माने जाने वाली इस सीट से नितिन नवीन लगातार जीतते रहे थे, पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और फिर उनके राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद से यह सीट खाली हो गई थी। अब 30 जुलाई को यहां विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। इस बार मुकाबला दिलचस्प और रोमांचक होने की उम्मीद है। क्योंकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में खुद मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। कल तक कांग्रेस के नेता पीके को समर्थन देने की वकालत कर रहे थे, तो अब पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। जबकि महागठबंधन की सहयोगी आरजेडी ने तो उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। रेखा गुप्ता पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगी। पार्टी ने फिर से विश्वास किया है और इस बार वो विश्वास पर पूरी तरह से खड़ी उतरूंगी और इस बार जीत कर आऊंगी। अगर इंडिया गठबंधन का कोई दल बिना सहयोगी दलों से बातचीत किए उस पर अपना दावा कर रहा है या अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रहा है, इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन से अलग है, वो बाकी दलों को महत्व नहीं दे रहा है। तो हम वैसे किसी सहयोगी को महत्व देने के लिए विवश नहीं है, मजबूर नहीं है। बयानों से साफ है, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर विपक्षी दलों में सिर फुटअव्वल शुरू हो गया है। 6 जुलाई से नामांकन शुरू हो चुका है। ऐसे में उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस आरजेडी में भिड़ंत पर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि विपक्ष की लड़ाई एनडीए से नहीं बल्कि उनकी आपस में ही है। ऐसे में बिखरे विपक्ष पर जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। अब जनता किस पर भरोसा करेगी, ये तो 3 अगस्त को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। पर चुनावी ताल जिस तरह से हर कोई ठोक रहा है, उससे यही सवाल उठ रहे हैं कि बांकीपुर में किसके बीच होगा मुकाबला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे देखा जाए तो बिहार में महज एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव में दिलचस्प कहानी दिख रही है क्योंकि आपस में ही महागठबंधन के लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं कि आखिर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर हो क्या रहा है। सबसे पहले आप समझिए खबर क्या है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए 30 जुलाई की तारीख को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को इसके नतीजे आ जाएंगे। उम्मीदवारों के नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। आरजेडी की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है उम्मीदवार का। आरजेडी ने बांकीपुर सीट पर रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, तो वहीं जनसुराज ने प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर अभी मंथन चल रहा है, यानी बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है इस पर भी सबकी नजर है। लेकिन चुनाव से पहले अब सवाल उठने लगा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या, क्योंकि गठबंधन के 2 दल अलग अलग बयान दे रहे हैं। दोनों का बयान समझाते हैं। देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी सबसे मजबूत और ताकतवर पार्टी है। रेखा गुप्ता को आरजेडी ने अपना बांकीपुर सीट का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। अब आरजेडी के ऐलान पर उसके सहयोगी कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहा, बांकीपुर कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। बांकीपुर पर कांग्रेस का दावा ज्यादा मजबूत है। जो बिना बात किए दावा करे वो गठबंधन का हिस्सा नहीं। कांग्रेस ऐसे दलों की बात मानने को मजबूर नहीं है। अब आप खबर तो समझिए, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन में है, दोनों साथ में हैं। आरजेडी ने उम्मीदवार अपना उतार दिया है और कांग्रेस ने बिना चर्चा फैसले का आरोप लगाया है। कांग्रेस भी अब अपना उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। एनडीए ने महागठबंधन की इस एकता पर तंज कसा है। महागठबंधन की एकजुटता पर एनडीए ने सवाल उठाए हैं। यानी एक ही गठबंधन से एक ही सीट पर 2-2 उम्मीदवार की अगर बात होगी तो सवाल तो उठेंगे ही, और इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बीजेपी की ओर से देश भर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में सड़क और पार्क का नाम किया जाएगा। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझेंगे।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अखंड भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले युग पुरुष भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर जिला मुख्यालयों में महत्वपूर्ण पार्क और सड़क का निर्माण एवं नामकरण किया जाएगा। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, बंगाल के वो महान सपूत थे, देश के लिए बलिदान हो गए और बंगाल में उनके पूरे व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को दबाने की कोशिश की गई थी। इधर बेगूसराय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बरौनी रिफाइनरी और नगर निगम के सहयोग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। एक प्रखर राष्ट्रवादी रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुख्य योगदान अखंड भारत का निर्माण, कश्मीर को भारत का पूर्ण अभिन्न अंग बनाना और एक देश एक विधान का संकल्प सुनिश्चित करना था। ऐसे में उनकी जयंती के मौके पर बिहार सरकार की ओर से उनके सम्मान में जो घोषणाएं की गई, वो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती के मौके पर बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि खबर क्या है। देखिए, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए क्या कहा है वो भी जान लीजिए। तो श्यामा प्रसाद के सम्मान में निर्माण होगा, ये बड़ी बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखी है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर ये निर्माण कराया जाएगा। महत्वपूर्ण पार्क या फिर सड़क का निर्माण और नामकरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जाएगा। खबर को समझने से पहले अब आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समझ लीजिए। वैसे तो उनकी कई सारी उपलब्धियां हैं, पर संक्षिप्त में अगर उनके बारे में बात की जाए तो वे भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पुरोधा हैं। अखंड भारत के प्रबल समर्थक थे। 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना उन्होंने ही की। भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा से निकली। अनुच्छेद 370 के विरोध में लगातार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज उठाई और एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान का उन्होंने कड़ा विरोध किया। फिर 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थिति में कश्मीर में उनका निधन हो गया। और अब आप खबर तो समझिए। बीजेपी के लिए श्यामा प्रसाद सबसे बड़े नेता हैं। दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के आदर्श हैं। दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश के थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे। दोनों ही राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो मुगल सराय का नाम बदला। मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया। और अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी अपने नेताओं और प्रासंगिक बनाने की कोशिश में है और यही वजह है कि बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। और अब बिहार में भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह वादा कर दिया है। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। मानसून के समय में जहरीले सांपों का खतरा बढ़ गया है। गोपालगंज में बीते 72 घंटे में सांप के डसने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों की जान समय पर इलाज मिलने से बचाई गई। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी है, लेकिन इस तबाही के पीछे सांपों से ज्यादा इंसानी अंधविश्वास जिम्मेदार है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बरसात का मौसम खेतों और गलियों में
भरा पानी और उसी के साथ जहरीले सांपों का बढ़ता खतरा। गोपालगंज में हर दिन सांप के डसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते 72 घंटे में 6 लोगों की मौत ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। यह रोते बिलखते परिजन अस्पताल की बेड में लेटे मरीज किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, बल्कि सांप के काटने से प्रभावित हैं। किसी ने अपनी मां, किसी ने अपनी पत्नी, तो किसी ने अपने बच्चे को खोया है। तस्वीरें डराने वाली हैं। 5 जुलाई को जादूपुर के सिहोरवा गांव में खेत में काम करने गई एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। वहीं इसके ठीक एक दिन पहले 4 जुलाई को बैकुंठपुर के महुआ गांव में एक मासूम बच्चे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सरकारी आंकड़ों की माने तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। सदर अस्पताल में हर रोज 12 से 15 मरीज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते पहुंच रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि डॉक्टरों की मुस्तैदी की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं? डॉक्टरों और प्रशासन का कहना है कि मौत की असली वजह सांप का जहर नहीं, बल्कि समय पर इलाज न मिलना और अंधविश्वास है। लोग सांप के काटने के बाद अस्पताल भागने की बजाय ओझा गुणी के चक्कर में पड़कर झाड़ फूंक में कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, सांप के काटने का इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास है, किसी तांत्रिक के पास नहीं। आपकी एक लापरवाही या अंधविश्वास किसी अपनों की जान ले सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ। देखिए, इन दिनों सांप के काटने से बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं कि अगर आपको सांप काटे तो आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि मॉनसून में क्यों बढ़ जाता है सांपों का खतरा। लगातार बारिश होने की वजह से सांपों के बिलों में पानी भर जाता है। अब बिल में पानी भरने से सांप सूखी जगहों की तलाश करते हैं, जिसके तहत वो घर, अनाज के गोदाम, घास फूस की तरफ आ जाते हैं। बारिश में चूहे, मेंढक भी अधिक संख्या में निकलते हैं और भोजन की तलाश में भी ये सांप बस्तियों के पास पहुंच जाते हैं, यानी इंसानी लोगों के घर पर पहुंच जाते हैं। अब सवाल है कि अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए। वैसे आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लगभग 70% सांप जहरीले नहीं होते हैं। कुछ सांप काटते समय जहर नहीं छोड़ते, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर विषैले सांप ने भी काटा है तो भी पीड़ित को शांत रखें, पैनिक ना करें। मरीज को हमेशा हवादार जगह पर रखें। जिस हिस्से पर काटा है उसे सीधा और स्थिर रखें। अंगूठी, पायल जैसी तंग चीजें उतार दें। घाव को हल्के साबुन और साफ पानी से साफ करें। काटे गए अंग को हमेशा हृदय के स्तर से नीचे रखें। सांप के काटने के बाद पहला घंटा बहुत अहम होता है। मरीज को तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जाएं। प्रमाणित चिकित्सा केंद्र या सरकारी अस्पताल में ले जाएं, जहां एंटी स्नेक वेनम उपचार कराएं। सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में होती हैं। ये तो आपने जान लिया कि क्या करना चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो घाव के ऊपर कसकर रस्सी या कपड़ा ना बांधें। ऐसा करने से खून का दौर रुक सकता है, अंग सड़ने का खतरा हो सकता है। जहर निकालने के लिए ब्लेड से चीरा ना लगाएं। मुंह से जहर चूसने की कोशिश भी ना करें। झाड़ फूंक में समय तो बिल्कुल बर्बाद ना करें। तांत्रिक या ओझा के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ज्यादातर लोग तांत्रिक और ओझा के चक्कर में पड़ जाते हैं और इस वजह से जान चली जाती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात एथेनॉल विवाद की करते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी बना दी, पर देश भर में इस पॉलिसी को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, पर सरकार ने E20 पर सभी अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और अब आप खबर तो समझिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि E20 पेट्रोल आखिर क्या है। तो पेट्रोल और एथेनॉल का इसे एक मिश्रण माना जाता है, यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंडिंग की जाती है, उसकी मिक्सिंग करी जाती है। इसमें 80% पेट्रोल होता है और 20% एथेनॉल की मात्रा होती है। एथेनॉल गन्ने, मक्के और सड़े हुए अनाज से बना एक बायोफ्यूल है।
अब आप समझिए कि सरकार आखिर पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिला रही है। तो कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है, देश में एथेनॉल उत्पादन बढ़ाना है, गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को बड़ा बाजार देना है, विदेशी मुद्रा की बचत भी करनी है और प्रदूषण कम करना है। भारत में इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि और किन देशों में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है। तो आपको बता दें, अमेरिका में 10 से 15% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है। ब्राजील में 27% से 30% तक एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। यूरोपीय संघ में भी 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है। यहां भी भारत की तरह E20 पर विचार हो रहा है। एथेनॉल थाईलैंड में भी 5% से लेकर 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है। अब आप समझिए कि भारत में E20 पेट्रोल से लोगों को क्या दिक्कत है। तो भारत में गाड़ी की सबसे बड़ी कसौटी आज भी माइलेज है। एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है। E20 से गाड़ियों का 2 से 4% तक माइलेज कम हो सकता है। पुरानी गाड़ियों में माइलेज ज्यादा कम हो सकता है। पुरानी गाड़ियों में कुछ पार्ट्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। लंबे समय में यह असर नजर आ सकता है। पेट्रोल पंप पर अब लगभग सिर्फ E20 ही मिलता है। लोगों के पास ईंधन का कोई विकल्प नहीं है। लागत और विकल्प की कमी को लेकर लोगों का विरोध है। यानी एथेनॉल के सिद्धांत के खिलाफ कोई खास नाराजगी नहीं है, लेकिन लोगों का यह मानना है कि इससे उनकी गाड़ियों पर ज्यादा असर हो रहा है और इसी वजह से विरोध जताए जा रहे हैं। और इसी के साथ